नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स की डेट पोस्टपोन होने के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी को फाइन ट्यून करना है। तो अगर आप अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे थे या फिर आपकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई, प्रोबेबली आप कोविड से खुद पीड़ित थे या फिर आपके परिवार में किसी को कोविड हो गया था, इस तरह के बहुत सारे छात्र हैं, तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। और जो आलसी प्राणी अभी तक पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे थे ये सोच के कि एग्जाम पोस्टपोन होगा ही होगा, तो आप लोगों के लिए आपदा में अवसर है, तो इसका पूरा फायदा उठाइए। और फायदा कैसे उठाना है वो मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस नोटिस को देख लीजिए। यूपीएससी के द्वारा आज यानी कि 13 तारीख को ये जारी किया गया था। इसमें साफ लिखा हुआ है कि 27 जून की बजाय एग्जाम अब होगा 10 अक्टूबर को। यूपीएससी की वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि आई थिंक वेबसाइट क्रैश हो गई होगी, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से इसको एक्सेस कर पाया था। खैर, अगर आप में से और भी किसी के साथ ये समस्या आ रही है तो अब आप उसमें टाइम वेस्ट मत करो। ये नोटिस है, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। 10 अक्टूबर को डेट होगी प्रीलिम्स की। अभी इतनी ही जानकारी आई है। मेंस की डेट के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं करी गई है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि प्रोबेबली मेंस इस बार भी जनवरी के महीने में ही होगा। तो जैसे इस बार जनवरी 2020 का मेंस कब हुआ था, जनवरी 2021 में, तो अब जनवरी 2022 में ही मेंस होने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी तक यूपीएससी ने इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी है। आ जाएगी, एक आध महीने के अंदर जानकारी ये भी मिली जाएगी। तो देखिए, पहले प्रीलिम्स की डेट क्या थी, 27 जून। अब डेट है 10 अक्टूबर। तो आपको मिल रहे हैं पूरे के पूरे 1, 2 और 3 महीने एक्स्ट्रा। 3 महीने 13 दिन। और अगर आज की डेट से हम गिने, ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 13 तारीख को, मुझे नहीं पता आप लोग इसे कब देख रहे होंगे, बट मैं आज के हिसाब से अगर गिन रहा हूं, 1-2 दिन आगे पीछे कर लेना, तो 13 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक आपके पास है एग्जैक्टली 150 डेज। 150 दिन कम नहीं होते हैं। 150 दिन लगभग 40% साल का हिस्सा हो जाता है। 40% ऑफ ए ईयर। इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम। तो इसका आप पूरे उपयोग कीजिए। अगर आपने अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं करी है तो अब अपनी तैयारी को थोड़ा सा फाइन ट्यून कीजिए। रिवीजन पूरा नहीं हो पाया तो रिवीजन करने का गोल्डन मौका है। रिवीजन ऑलरेडी हो रखा था, 27 जून के लिए आप ऑन ट्रैक थे, तो कोई बात नहीं है, आप तीसरा रिवीजन कीजिए, चौथा रिवीजन कीजिए। डोंट लूज स्टीम। इस वक्त अपनी तैयारी को धीमा मत पड़ने दो। अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो उसी मोमेंटम को मेंटेन रखो, और अगर बिल्कुल नहीं करिए तो अब मोमेंटम बनाने का वक्त आ गया है। ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हैं। अगर आप अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस के अपडेट्स चाहते हैं तो इस आईडी पर मुझे वहां फॉलो कीजिए। अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं इस हैंडल पर उपलब्ध हूं। आपको मेरे सभी लेक्चर्स के और पाथफाइंडर के सारे लेक्चर्स के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएंगे, pathfinder_UPSC। प्रीलिम्स की डेट को पोस्टपोन करने के साथ साथ एक जानकारी यूपीएससी ने और साझा करी है, और वो ये कि जो इंटरव्यूज दे रहे हैं लोग 2020 वाले, उनके लिए 18 जून तक का जो शेड्यूल आ रखा था वो अभी पोस्टपोन हो गया है। तो 26 अप्रैल से ही बंद है इंटरव्यूज, तो 26 से 18 जून तक के इंटरव्यूज को पोस्टपोन किया जा रहा है टिल फर्दर ऑर्डर्स। एंड प्रोबेबली अब ये जुलाई में ही हो पाएंगे, और पिछले साल की तरह ही अगस्त में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो, एक हमारे पास टेम्पलेट ऑलरेडी है सन 2020 से, तो मुझे लगता है कि इस साल भी वही टेम्पलेट मोर और लेस फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेश डेट्स जो भी होंगी यूपीएससी इन्फॉर्म कर देगा, लेकिन आप उसकी चिंता मत करो, क्योंकि इंटरव्यू देने वाले लोगों को वो टेंशन लेनी है। अब आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन आपका मेंस इतना अच्छा नहीं गया था, तो आपको थोड़ा सा डाउट है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, टॉप रैंक आएगी नहीं आएगी। अगर आपको सर्विसेज में केवल आईएएस या आईपीएस जैसी सर्विस चाहिए तो आई एम श्योर कि आप भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप इस इंटरव्यू पोस्टपोनमेंट के कारण अपने प्रीलिम्स की तैयारी को ढीला मत छोड़िए। प्रीलिम्स की तैयारी जारी रखिए। प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू एज वेल, बट आपको अब यहां पर प्रीलिम्स पर भी फिर से फोकस करना होगा, क्योंकि जैसे ही इंटरव्यूज खत्म होंगे तुरंत प्रीलिम्स आ जाएगा कुछ ही समय में। अब एक सवाल का जवाब आपको शुरुआत में ही दे देना चाहता हूं। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या हम प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी जीरो से शुरू करते हुए इस वक्त कर सकते हैं? तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप तैयारी कर सकते हो। इट इज अचीवेबल। 5 महीने के अंदर प्रीलिम्स को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। आसानी शब्द नहीं यूज करना चाहिए, हाँ क्रैक किया जा सकता है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 8 से 10 घंटे आपको कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई को देने होंगे। तो अगर आप एक ऐसे जॉब में हैं जहां पर आप 8 या 10 घंटे नहीं दे सकते तो मत कीजिए। अगर आप ऐसे टाइम में है अपने जीवन के, मान लीजिए जस्ट कॉलेज आपका खत्म होने वाला है और आप पूरा टाइम दे सकते हो पढ़ाई को, तो फिर आप अटेम्प्ट कीजिए प्रीलिम्स मेंस। क्योंकि देखो, 5 महीने आपको प्रीलिम्स के लिए मिल रहे हैं, 3 से 4 महीने आपको आगे और मिल जाएंगे मेंस के लिए। तो टाइम है, यू कैन डू इट। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन जीरो का मतलब ये नहीं कि आपको इतना भी ना पता होगा कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है। मतलब थोड़ा बेसिक आइडिया चीज़ों का आपको होना चाहिए। अगर आपका हल्का फुल्का इंटरेस्ट है, अखबार आप पढ़ते आए हैं पिछले कुछ महीनों से, तो आप कर सकते हैं। स्क्रैच का मतलब ये नहीं है कि किसी को इतना भी ना पता हो कि देश में एक राष्ट्रपति होता है, मतलब उतना स्क्रैच मैं नहीं कह रहा। ठीक है, अगर आप उस स्टेज पर हैं कि आपको हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम भी नहीं पता, तो फिर आपको थोड़ा सा 1 साल ले लेना चाहिए। मेरे अनुसार आपको 2022 की तैयारी करनी चाहिए।
दूसरा मैं बात करता हूं उन छात्रों की जो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी है, ये वो छात्र हैं या वो एस्पिरेंट्स हैं जो 2021 की तैयारी पिछले साल से कर रहे हैं, यानी कि 2020 में उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। प्रॉबेबली आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है 2021, या हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट भी हो या सीरियस पहला अटेम्प्ट हो, लेकिन आपको तैयारी के बीच में कई परेशानियां आई। हो सकता है कि आपके घर में, परिवार में आपको खुद को कोविड हुआ था जिसके कारण आपका 1 महीना खराब हो गया, 1.5 महीना खराब हो गया, आप एंग्जाइटी के कारण नहीं पढ़ पाए, शेयर लेजीनेस के कारण आप नहीं पढ़ पाए कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, घर बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, किताबें अवेलेबल नहीं थी, कई जगह लॉकडाउन चल रहा है ऑलरेडी अप्रैल के महीने से, कई जगह लाइब्रेरीज बंद हैं, ज़्यादातर जगह अभी तो खैर बंद ही हैं लाइब्रेरीज। क्लासरूम कोचिंग आप ले रहे थे, बीच में डिसरप्ट हो गया, कई जगह बैचेस स्टार्ट हो गए थे, जनवरी फरवरी में ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो गई थी और आप वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाए थे। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो देखो, आप लोगों के लिए ही ये जो गैप है, ये आपदा में अवसर है। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेस बना हुआ है, लेकिन बस बीच में आप लोग थोड़ा सा स्लो पड़ गए, धीमे पड़ गए ड्यू टू एनी रीजन। जेन्युइन रीजंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई कोविड के कारण आपने पढ़ाई नहीं करी तो गलत बात है। पहली चीज जीवन में हमेशा हेल्थ रखना। हेल्थ है तो आप कुछ भी कर लोगे, आप सिविल सर्विसेज भी क्रैक कर लोगे, आप देश में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो अगर आपकी सेहत आपके साथ है। ठीक है, तो पहली चीज़ है आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। अब आ जाओ पढ़ाई पर। अगर हेल्थ वगैरह आप सब कुछ ठीक है तो पढ़ाई पर पूरा फोकस अपना ले आओ और डी डे की तैयारी में जुट जाओ। आपका डी डे है 10 अक्टूबर। आप लोगों को अगले 5 महीने का एक कॉन्क्रीट प्लान अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना है। 5 महीने के लिए पूरा प्लान बनाकर काम करो, पढ़ाई करो। सबसे पहला अपने बुक्स और मटेरियल्स को एक जगह एकत्रित करो। अगर आपकी बुक्स कहीं और हैं, मान लीजिए आप कहीं रहकर पढ़ाई कर रहे थे, फॉर एग्जांपल दिल्ली, बेंगलुरु, ऐसे शहरों में आप तैयारी कर रहे थे, तो अब अगर आपकी बुक्स वगैरह वहाँ छूट गई है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अभी ट्रैवल करके इन्फेक्शन रिस्क मत लीजिए कि आप वहाँ जाकर अपना किताबें लेकर आएँ। बेटर ये होगा कि इस वक्त आप नई किताबें ले लो। अगर आपके नोट्स वगैरह छूट गए हैं तो मैं मानता हूँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आई थिंक कि अभी जब तक इन्फेक्शन इतना तेज़ी से देश में फैल रहा है तब तक आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। आपका टारगेट बस ये होना चाहिए कि आपके पास सारा मटेरियल हो। अब चाहे आप उसको नया खरीदें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, लेकिन आप ट्रैवल करके भी तो जाओगे उस शहर में, तो आपका एक्सपेंस तो आएगा ही। तो अभी आपको किताबें और मटेरियल लेने के बाद रिवीजन के ऊपर स्ट्रेस देना है और जो भी आपका सोर्स मटेरियल है उस पर ही आप फोकस करो। नई किताबें मत पढ़ना। आपको लग रहा होगा कि 4 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, 5 महीने एक्स्ट्रा मिल गए तो मैं बैठकर ये किताब पढ़ लूँ, वो किताब पढ़ लूँ, ऐसा मत करना। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसी को पढ़ो, नई किताबें मत पढ़ना ये सोच के कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। एक चीज़ दिमाग में रखना, जब आप नई किताब से नया सोर्स मटेरियल पढ़ रहे हो उस समय बाकी के सभी छात्र या सभी एस्पिरेंट पुराने मटेरियल्स को रिवाइज कर करके अपने दिमाग में फैक्ट्स को और अच्छे से स्टोर कर रहे होंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आप नया मटेरियल पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। सो डू नॉट रीड एनी न्यू बुक्स नाउ। सिलेबस क्या है ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको पता हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। सिलेबस बार बार देखते रहना चाहिए, दिमाग में रहता है। तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और जनरल साइंस। ये 7 मेन पिलर्स हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के, जिसमें 6 स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं और एक करंट अफेयर्स को भी मैं यहाँ पर एक पिलर के रूप में गिन रहा हूँ, तो 6+1। तो अगर आप ये 6 जीएस स्टैटिक सब्जेक्ट्स भी अच्छे से अभी तक पढ़ रहे हैं तो आपका काफ़ी हद तक काम हो चुका है। पेपर 2 होता है CSAT। तो CSAT एक क्वालिफाइंग पेपर है, 33% मार्क्स यहाँ पर लेकर आने हैं और ये उसका पूरा सिलेबस होता है। अब इस पूरे सिलेबस को कैसे कवर करना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज हैं, इन सब बातों के बारे में मैंने चर्चा करी है एक वीडियो में, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी 2022। ये आपको पाथफाइंडर चैनल के होम पेज पे भी मिल जाएगा या फिर इसको सर्च कर लेना, इस नाम से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये 40 मिनट का जो वीडियो है ये आपके प्रोबेबली 4 महीने बचा सकता है अगर आप इसको ढंग से देखकर तैयारी अपनी शुरू करते हैं तो। ठीक है, इसमें मैंने सारे रिसोर्सेज, बुकलिस्ट सब कुछ बता रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सेल्फ स्टडी करके भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपको एक टीचर से पढ़ने की आवश्यकता है, तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें भारत के बेस्ट एजुकेटर्स आपको लाइव पढ़ाते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ बैचेस बनाए जाते हैं, तो हर महीने एक नया बैच बनता है, उस बैच को आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपका पूरा सिलेबस ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता रहेगा। आप फिक्स टाइम पे जो क्लासेस हैं उनको अटेंड कर सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे प्लस कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे, तो बैच कोर्स के अलावा भी आप उनको भी देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर इस वक्त एक 5-in-1 ऑफर चल रहा है, सो इट्स अ प्रेटी गुड टाइम टू अवेल दिस ऑफर एंड गेट दिस सब्सक्रिप्शन। पहला, फ्री प्रिंटेड मटेरियल आपको मिलेगा, इसमें सारी किताबें हैं जीएस की, दीज आर वर्थ 10,000 रुपीज़, ये आपको फ्री में मिलेंगी सब्सक्रिप्शन के साथ। फिर एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के तहत आपको नेक्स्ट ईयर
जुलाई 2022 तक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप 1 साल का ले रहे हैं, 2 साल का लेंगे तो जुलाई 2023। और अगर प्रीलिम्स की डेट एक्सटेंड हो जाती है जैसा कि इस साल हुआ, तो जब तक प्रीलिम्स की डेट एक्सटेंड होती है, यानी जिस दिन तक प्रीलिम्स होता है उस दिन तक आपका ऑफर वैलिड रहेगा। मान लो कि अगले साल भी प्रीलिम्स जून या जुलाई के बदले अक्टूबर तक हो जाता है, तो आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक वैलिड होगा। तो वो 1 नहीं 1.5 साल का आपको बेनिफिट उसमें मिल जाएगा। तो आप रिविजन वगैरह कर सकते हैं, लगातार अपने टीचर्स के संपर्क में बने रह सकते हैं। तीसरा, अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते तो आप EMI ऑप्शन में भी पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथा, आपको इन सभी कोर्सेज पर 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। तो ओनली इफ यू यूज दिस कोड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट, सो डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड, वरना आपका ऐसे ही 10% एक्स्ट्रा पे आपको करना पड़ सकता है। और फाइनली अभी जो ऑप्शनल प्लस GS का कंबाइंड कोर्स है उस पर 25% डिस्काउंट अवेलेबल है। सो नाउ द प्राइस हैज बीन स्लैश टू 57,500 रुपीज फॉर द कंबाइंड GS प्लस ऑप्शनल कोर्स। ठीक है, तो ये 26 मई तक वैलिड है, तो इसको अगर आप यूटिलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पर 10% और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ कर लेते हैं महिपाल। सो नेवर फॉरगेट टू यूज़ अ रेफरल कोड एंड गेट योर 10% डिस्काउंट। अब पिछले 4 साल की अगर आप कट ऑफ देखो तो वो वेरी कर रही है 98 से लेकर 106 के बीच में। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हमेशा टारगेट रखो कि 110 आपको स्कोर करना है, चाहे पेपर कैसा भी हो, टफ हो, ईजी हो, ट्राई टू टारगेट 110। तब आप जाकर टफ पेपर के अंदर 105, 107 के आसपास रहोगे। और टारगेट थोड़ा ऊंचा ही रखो। अगर इजी पेपर आता है तो प्रॉबेबली कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है, जैसे कि 2016 में कट ऑफ थोड़ी सी हाई थी, 110 को भी क्रॉस कर गई थी। तो आपके लिए उस समय 120 या 125 नंबर लाने भी आवश्यक थे। तो आपका टारगेट थोड़ा सा 110, 120 के बीच में होना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए मिनिमम। अगर आप ऑलरेडी उससे अच्छा स्कोर कर रहे हो मॉक टेस्ट में तो और बेहतर करने की कोशिश करो, बट ट्राई टू गेट दिस स्कोर एटलीस्ट। तो आप इस कट ऑफ के आसपास रहोगे। वरना क्या होगा ना, अगर आपके 100 मार्क्स आते हैं, अब आप 1 महीना तो यही सोचते रहोगे कि यार इसका आंसर B है या C है, अगर B होगा तो मैं आउट हूँ, C है तो मैं इन हूँ। तो वो 1 महीने का जो आपका एंग्जाइटी वाला टाइम वेस्ट होता है उससे आप बचो और अच्छा स्कोर करो प्रीलिम्स में। अब आने वाले 150 दिनों में, 5 महीनों में आपको क्या क्या करना है। एक तो आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, CSAT की तैयारी करनी है, कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, GS के स्टैटिक पोर्शंस को रिवाइज करना है और मेंस की भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। किसको कितना समय देना है मैं आपको अभी बताऊंगा। एक चीज अभी याद रखना कि GS के स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करने के लिए एक टाइम टेबल बनाकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक टाइम टेबल के साथ रिवीजन करो तो आपके लिए हमेशा बेहतर रहेगा। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट को देते रहिए। टेस्ट सीरीज अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करी है तो अब ज्वाइन कर लो, इससे अच्छा समय टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए नहीं है प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के अंदर भी कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप रिवाइज करते समय जो कॉमन सब्जेक्ट है प्रीलिम्स और मेंस के, उनको अच्छे से रिवाइज कर लो तो वो तो करना ही है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते, जैसे कि एथिक्स, इंटीग्रिटी, इनको आप कैसे पढ़ेंगे, कितना दिन देना है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पढ़ाई के मामले में एक बात हमेशा याद रखना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप ठान लें अपनी टेबल पे बैठ के पढ़ना है तो आप चाहे कुछ भी हो जाए आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो एक डेली टारगेट रखो, रिवीजन का शेड्यूल बनाओ और जितने चैप्टर एक दिन में आप कंप्लीट करते हो उसको कहीं मार्क करते जाओ, अपने टाइम टेबल के अंदर टिक करते जाओ। उससे आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, आपकी आंखों के सामने आपको दिखता रहेगा कि ये मुझे कवर करना था और मैंने कवर कर लिया है। जो भी आप हफ्ते में पढ़ते हो उसको संडे को रिवाइज करो। और याद रखना कि प्रीलिम्स के अंदर रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर 1-2 बार रिवीजन नहीं किया है तब तक आपको फैक्ट्स याद नहीं रहने वाले, चाहे आप कितने भी अच्छे से उन्हें समझ चुके हो। जब तक आपको हिस्टोरिकल डेट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, उनकी क्रोनोलॉजी, आर्टिकल्स, उसके अंदर क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, पॉलिटी में, ये सब याद नहीं रख पाओगे जब तक आप रिविजन नहीं करते हो। तो इसीलिए MCQ बेस्ड प्रीलिम्स के लिए आपको आंखों के सामने से चीज़ों को निकालना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या होता है सब्जेक्टिव पेपर्स में, जैसे कि मेंस में, आपको अगर किसी चीज़ के बारे में 2 या 3 लाइन भी आती है तो कम से कम 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। यानी कि आपको 10 में से 2 नंबर या 3 नंबर लाने का स्कोप आपके पास हमेशा रहता है, चाहे आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा हो। थोड़ा बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी आप चीज़ों को लिख सकते हो। प्रीलिम्स में क्या होता है कि या तो आपको उसका आंसर पता है तो आप 2 नंबर ले आओगे, अगर नहीं पता छोड़ के आ जाते हो तो 0, और अगर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में तुक्का उक्का मार देते हो तो नेगेटिव। वहाँ पर दूसरे आंसर के जो आपने 2 नंबर अचीव किए हैं उसमें से आप 0.66 अपना माइनस करवा लोगे। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, इसीलिए आपको जो आता है उसी को आंसर अच्छे से करिए। तो प्रीलिम्स जो है उसके लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब करंट अफेयर्स हर साल वेरी हो रहा है। करंट अफेयर्स कुछ साल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, लेकिन
करंट अफेयर्स कभी ज़्यादा भी होते हैं, कभी कम होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप इस पर मत बैठना कि मेरे को करंट अफेयर्स अच्छे से आता है या मुझे करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं आता। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करंट अफेयर्स की होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका एग्जाम में सिलेक्शन जो गारंटी करेगा वो आपका स्टैटिक जीएस पोर्शन है। ये बात हमेशा याद रखना। करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के अंदर ना तो आपका सिलेक्शन गारंटी कर सकता है, ना ही आपकी अच्छी रैंक। वो चीज़ हमेशा आपको स्टैटिक जीएस से ही मिलने वाला है। लेकिन करंट अफेयर्स अच्छा है तो हमेशा आपको एक बूस्ट मिलेगा आपके प्रीलिम्स के स्कोर में। तो अगर आप स्टैटिक की तैयारी कर रहे हो या करंट अफेयर्स, दोनों को ही हम पाथफाइंडर पे पढ़ाते हैं। तो अभी अगर आप देखें, एनवायरमेंट इकोलॉजी की एक सीरीज़ है जो किंजल सर के द्वारा पढ़ाई गई है, वो पूरा हमने कवर कर लिया है। हिस्ट्री की सीरीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद अब मैं एंशिएंट और मिडीवल भी यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अनिरुद्ध सर के द्वारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है जिसके अंदर पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है। तो आप इन सीरीज को फॉलो कीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, सीधा आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो, यहाँ पर आपको एनवायरमेंट की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिस्ट्री की यहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्रैश कोर्स की इस प्रकार की प्लेलिस्ट है। दूसरे सब्जेक्ट्स भी हम जल्द ही यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इनकी भी शुरुआत होगी। तो यहाँ पर हम स्टैटिक भी पढ़ाएंगे और करंट अफेयर्स तो हम पढ़ाते ही हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब जीएस के लिए किस सब्जेक्ट को कितना दिन देना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा प्लान है, ये मेरा शेड्यूल है। ज़रूरी नहीं कि आप इसी को फॉलो करें, लेकिन इसको करोगे तो अच्छा रहेगा। ज्योग्राफी में आपको देने हैं 15 दिन, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में 15 दिन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस 15 डेज, एनवायरमेंट इकोलॉजी 10 डेज, इकोनॉमिक्स में 10 डेज, साइंस में 5 दिन और सी सैट को पूरे 5 दिन। मेंस को आपको देने हैं 25 दिन। ये कितना हो गया टोटल मिला के? 15, 15, 30, 45, 55, 65, 70, 75 और ये 25, तो ये हो गए 100 डेज। तो अब आपके 100 में से आई एम सॉरी 150 में से 100 दिन मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको ये करना है, और बाकी के 50 दिन क्या करना है? 20 दिन आपको देने हैं करंट अफेयर्स को, और बाकी के दिन आपको देने हैं सेकेंड रिविजन प्लस मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के लिए। तो 100 डेज में आपको क्या क्या करना है? पहली चीज याद रखिएगा, इन सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन। अब इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर आपको जो ये टाइम देना है, इसमें आप करंट अफेयर्स को भी जोड़िए। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी के जो 10 दिन है, इसके अंदर मैं मान के चल रहा हूं कि आप इकोनॉमी जीएस को ही रिवाइज नहीं कर रहे, स्टैटिक को, बल्कि इकोनॉमी की जो लेटेस्ट कुछ अपडेट्स हैं उनको भी आप यहीं पर कवर कर रहे हो। आप चाहो तो इस 20 दिन के अंदर भी वो कर सकते हो कवर, लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप इन्हीं दिनों के अंदर करंट अफेयर्स को भी कवर कर लें, क्योंकि देखो इनमें इतना करंट अफेयर का कुछ है नहीं। मेनली करंट अफेयर्स का इशू रहेगा पॉलिटी में, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और साइंस में। इनमें थोड़ा करंट अफेयर ज़्यादा है, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी में ज़्यादा करंट अफेयर्स होते नहीं है। तो इनके करंट अफेयर्स को अगर आप इनके साथ ही कर लो इस टाइम पीरियड में तो बेस्ट है, नहीं तो इस 20 दिन के अंदर भी आप कर सकते हैं। सी सैट को 5 दिन देने बहुत ज़रूरी है, और मेन्स में कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब करंट अफेयर्स, मैंने ही आपको कुछ मिनट पहले कहा था कि करंट अफेयर्स आपकी सिलेक्शन को गारंटी नहीं करते, लेकिन करंट अफेयर्स आपके स्कोर को इंक्रीज कर देते हैं और आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर जरूर ले जाएंगे। तो इसीलिए करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। देखो दोनों ही पढ़ना है, कोई भरोसा नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल होता है यूपीएससी। हो सकता है कि इस साल के पेपर में करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाएं, हो सकता है कि ना पूछे जाएं, मतलब नहीं, जीरो नहीं होगा, आइदर इट विल बी 10-20% या मैक्स टू मैक्स 50% तक भी जा सकता है करंट अफेयर्स, क्योंकि एक बार गया है, आधा पेपर करंट अफेयर्स से आया था 2016 का। लेकिन आमतौर पर ये मान के चला जाता है कि 20 से 30% पेपर करंट अफेयर्स का होगा। तो आपको कवर दोनों ही करने हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या फिर जीएस का स्टैटिक पोर्शन हो। अब करंट अफेयर्स की कवरेज के लिए सबसे बेस्ट तो यही है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे आप हिंदू एनालिसिस देखते हो ऑनलाइन, उससे मतलब नहीं है। आपको अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपने आंखों से पढ़िए, उसमें लाइन्स जो हैं उनको पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। अगर आप करंट अफेयर्स पूरा कवर नहीं कर सकते न्यूज़पेपर मैगजीन से, तो फिर आप पाथफाइंडर से अपने करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। यहाँ पर हम कंपाइलेशन वीडियोस भी लाते हैं और डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी रहते हैं। और अगर आपने अभी तक पाथफाइंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स लगातार प्राप्त होती रहें। अब करंट अफेयर्स कितने समय का करना ज़रूरी होता है? देखो 18 महीने का करंट अफेयर्स करना कंपलसरी है। 18 मंथ से कम में आपका काम नहीं चलने वाला है, इतना तो पूछा ही जाता है। तो एग्जाम होने वाला है अक्टूबर 2021 में, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जनवरी 2020 से अगस्त 2021 तक का करंट अफेयर्स कर लो, क्योंकि देखो सितंबर तक पेपर सेट हो जाएगा, प्रिंट विंट होने चला जाता है, तो सितंबर का नहीं करोगे चलेगा, एक महीना लास्ट का छोड़ सकते हो, लेकिन अगस्त तक का करना जरूरी है। सो जनवरी 2020 टू अगस्त 2021 टू बी सेफ 24 महीने का कर लो। तो सितंबर 2019 से भी अगर स्टार्ट करोगे तो अच्छा है। 24 मंथ्स का अगर आप कर लेते हो तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
अब आपको एक दिन में एक महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज करना है। ये एक आइडियल टाइम पीरियड हो सकता है। तो अगर आप मैगजीन्स के माध्यम से करते हो तो ऐसे मंथली कर लो, नहीं तो अगर आप हमारे कंपाइलेशन वीडियो या क्रैश कोर्स के माध्यम से कर रहे हो तो यहां पर भी आप 1 या 2 वीडियो डेली देख सकते हैं बड़े आराम से और उनको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो 18 से अगर आप 18 महीने का करोगे तो 18 दिन है, इसीलिए मैंने 20 दिए थे। तो 20 दिन के अंदर आप महीनों का भी रिवाइज कर लोगे और प्लस ये कंपाइलेशन वीडियोस भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो इनके माध्यम से आपका पूरा करंट अफेयर्स का रिविजन हो जाएगा। फिर मैंने आखिर में 30 दिन रखे हैं, ठीक है, 100, 20 प्लस 30 ये हो गए 150। तो 30 दिन मैंने रखे हैं मॉक टेस्ट और सेकंड रिवीजन के लिए। तो मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करोगे आप? अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जीएस के लिए राइज और वर्ल्ड अफेयर्स 3 टेस्ट सीरीज है, तीनों फ्री हैं। इन टेस्ट सीरीज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऑल यू हैव टू डू इज यूज एन अनलॉक कोड। तो महिपाल कोड यूज करके इन तीनों फ्री टेस्ट सीरीज को आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अपने रिवीजन के साथ साथ इनको भी इंटीग्रेट कीजिए। इनसे आपको पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। और हर रविवार को जो कॉम्बैट होता है अनअकैडमी का, उसमें हिस्सा लेकर आपको पता चलेगा कि देश के हजारों एस्पिरेंट्स के बीच में आपका स्थान क्या है, आपकी रैंक क्या है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप 10,000, 20,000, 30,000 रैंक पर हैं या फिर आप टॉप 1000 में है, 500 में है। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और हाँ, स्कॉलरशिप जीतने का मौका तो यहाँ पर है ही। अगर आपको कॉम्बैट में एनरोल करना है तो आपको बस एक कोड यूज करना होगा। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्ज फॉर दिस एनरोलमेंट एटसेट्रा। अब मेंस की प्रिपरेशन को कैसे इस वक्त करें, ये भी एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि क्या हम मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें अभी प्रीलिम्स को छोड़ के, क्योंकि 5 महीने हैं। तो देखो, मेंस को पूरी तरह से छोड़ना नहीं है, ना ही प्रीलिम्स को पूरी तरह से छोड़ना है। एक बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आप 1 महीना या 25 दिन मेंस की प्रिपरेशन के लिए रख लो। मैंने वो 150 डेज है उसके अंदर भी आपको कहा था कि 25 डेज में रख रहा हूं मेंस के लिए। अगर आप वहां पर 5-7 दिन प्रीलिम से चुरा सकते हो, निकाल सकते हो, थोड़ा जल्दी वहां पर सिलेबस खत्म कर सकते हो, तो और ज्यादा आप टाइम दे सकोगे प्रीलिम्स मेंस के सब्जेक्ट्स को। तो सबसे पहले आपको GS1, GS2 और GS3 में वो वाले पोर्शंस कंप्लीट करने हैं जो प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते, जैसे कि सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। ये वाले टॉपिक्स आपको 3-3 दिन में खत्म कर देना है, यानी कि हर जीएस के सब्जेक्ट को आपको 3 दिन देने हैं। आई थिंक दिस इज गुड इनफ। अगर आप रिवाइज कर रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो तो मामला अलग है, अगर रिवाइज कर रहे हो तो आई थिंक 3 दिन बहुत होते हैं। तो 9 दिनों के अंदर आपको ये सारे एक बार टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। फिर एथिक्स का जो पेपर है GS4, इसको आप 7 दिन दीजिए, तो 9 + 7 ये आपके हो गए 16 दिन। और उसके बाद आपको 10 से 15 दिन अपने ऑप्शनल के रिवीजन को भी देने हैं। ऑप्शनल को भूल मत जाना, थोड़ा थोड़ा टच में रहना जरूरी है। अब यहां पर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप ऑप्शनल को एक साथ 15 दिन देने की बजाय एक हफ्ते में 1 दिन दे दो। ये भी एक अच्छा प्लान हो सकता है। अब वो आपको चूज करना है कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, कि क्या आप मान लो अभी मई के महीने में 15 से 30 मई केवल ऑप्शनल को पढ़ना चाहते हैं, तो या तो ये 15 दिन एक साथ यहां दे दो ऑप्शनल को, या फिर आप हर हफ्ते 1 दिन दे सकते हो, हर 15 दिन में 1 दिन दे सकते हो। इस प्रकार से भी आप डिवीजन कर सकते हैं। तो यहां पर 16 और 10 मैं मान के चल रहा हूं 25। अगर आप 15 दे देते हो, इसीलिए मैंने आपको कहा था 30 दिन दे दोगे तो बेटर है। तो 16 प्लस अगर 15 यहां कर दोगे तो लगभग 30-31 दिन आपको यहां पर देने हैं। देखो ये कैलकुलेशन सब ये मत कहना कि सर ये तो 31 हो जाता है, इतना मुझे भी पता है 31 होता है। आपको अपने दिन को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि आप आइडियली इसके आसपास पहुंच जाएं। हो सकता है कि किसी का ऑप्शनल बहुत जल्दी रिवाइज हो जाए, वो 8 दिन में ही पूरा ऑप्शनल रिवाइज कर ले। हो सकता है किसी को 20 दिन लगे ऑप्शनल के रिवीजन में। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने आप बनानी है। मैं एक आइडियल मिडिल पाथ वाला सिनेरियो आपको बता रहा हूं कि कोशिश करो तो 25 से 30 दिन आप अपने मेंस के सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं और ऑप्शनल को भी आपको कम से कम 10 से 15 दिन देने चाहिए। तो या तो एक ये भी अच्छा प्लान हो सकता है कि मई का महीना आप रख लो केवल ऑप्शनल रिवाइज करने के लिए, अभी कर लिया पूरा, फिर एक थोड़ा सा 2 दिन का और बाद में कभी टाइम दे दिया बीच में, समवेयर अराउंड जुलाई और अगस्त आप 2 दिन और दे दो ऑप्शनल को, ताकि आप ऑप्शनल को पूरी तरह से भूल ना जाएं, थोड़ा सा आंखों के सामने से चीजें निकलती रहें। अब अगर आप यूपीएससी के लिए पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, 1-on-1 मेंटरिंग चाहते हैं, तो हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें अभी लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है अनअकैडमी का, सो यू कैन अवेल दिस प्रोग्राम। तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे जो टॉप फैकल्टीज हैं, एजुकेटर्स हैं, वो आपको 1-on-1 पर्सनली मेंटोर करेंगे। अब जाते आते एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम के पहले का जो 1 हफ्ता है वो हमेशा रिवीजन के लिए खाली रखना। तो जो मैंने आपको 150 में से 30 दिन कहा था ना मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए हैं, उसमें से 7 दिन आपको बिल्कुल पक्के से ये वाले रखने हैं, 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का जो वीक है, ठीक है, ये आपको रखना है अपने रिवीजन के लिए। और 9 अक्टूबर को रखो ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि आपका जहां भी सेंटर है प्रोबेबली आप ट्रैवल करके जाओगे। ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज ट्रैवलिंग 9 तारीख को या 8 तारीख को ही कर लेना।
बेस्ट ये रहेगा 8 को ट्रैवलिंग कर लो ताकि 9th को वहां जाकर आपको रेस्ट मिल जाए और 10 को आप अच्छे से एग्जाम दे सको। तो ये आखिरी वाला हफ्ता बहुत क्रूशियल है, इसको आप प्लान करना रिविजन के लिए। ओके, चलिए, बाकी मैं श्योर हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम को देंगे, क्रैक करेंगे और मेंस की तैयारी के लिए आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इस लेक्चर का या अन्य लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के हैं, इनकी ज़्यादा जानकारी आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। और ये सभी सब्सक्रिप्शंस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं महिपाल। अभी मेरा एक प्लस कोर्स चल रहा है आर्ट एंड कल्चर का, यू कैन ज्वाइन दैट। रोज़ 8 बजे उसकी क्लास होती है। अगर आप यूपीएससी के अलावा इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं unacademy.com पर, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। और इनका ये ईयरली सब्सक्रिप्शन का चार्ज होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।